हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल। ये आप लोगों के सामने आज जो सेट है वीडियो है, ये आपका साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें हम साइंस के VBI ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये खास करके मुख्य उद्देश्य बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। हालांकि ये सभी प्रकार के एग्जाम में उपयोगी साबित होंगे, ठीक है। और मेरे पास जो भी क्वेश्चन लिए गए सभी रिलेटिव हैं, सभी एग्जाम में आने वाले होते हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि वो फालतू का है, ठीक है। आप लोग खुद बनाइएगा और देखिएगा कि हाँ सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हाँ, ये मेरा जो है सेट जो है साइंस का दूसरा सेट है। इससे पहले सेट 1 हो चुका है, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन ये डिस्कशन किया था, ठीक है। उसमें कई तरह के और खूबियां भी निकली थी, ठीक है। उसी तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आज इसमें करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन का हम केवल आंसर ही नहीं देखेंगे, उससे जुड़े हुए अन्य तथ्यों को भी देखेंगे कि और क्या क्या संभावनाएं और क्या क्या क्वेश्चन उससे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो फिर इसी तरह से मेरा कहना है कि आप लोग खुद पहले बनाएं। इसके लिए आप लोग वीडियो को रोकें और अपने अनुसार ऑप्शन टिक कर लें, ठीक है। फिर हम जब बताएंगे तो आप मिलान कीजिएगा और एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा। तो चलिए वीडियो रोककर बना लें। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों ने वीडियो रोका होगा और आप लोग अपने अपने आंसर टिक किए होंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं। और हाँ दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स, जो भी दोस्त साथी जो है पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे साइंस और मैथ के रेगुलर सेट आपको दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए और अच्छा लगेगा तो दोस्तों में शेयर करना भी ना भूलेंगे। चलिए आ जाइए। पहला क्वेश्चन आप लोगों ने बनाया होगा, विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या है। ध्यान से देखें, ये पहला ही क्वेश्चन आप लोगों को फंसाने वाला है। मेरे पास जो क्वेश्चन अवेलेबल है विद्युत प्रतिरोधकता है दोस्तों, प्रतिरोध नहीं है। मेरे पास प्रतिरोधकता है। अगर जो विद्युत प्रतिरोध होता तो इसका मात्रक दोस्तों ओम होता। क्या होता? ओम होता। लेकिन विद्युत प्रतिरोधकता है तो इसका मात्रक ओम मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों? ओम मीटर। फिर से सुने बात को, अगर जो क्वेश्चन में विद्युत प्रतिरोध रहता तो मात्रक ओम होता, लेकिन विद्युत प्रतिरोधकता है तो उसका मात्रक ओम मीटर होता है। यहां से 2 क्वेश्चन क्लियर कीजिए। विद्युत प्रतिरोध तो मात्रक ओम, लेकिन विद्युत प्रतिरोधकता है तो ओम मीटर होगा, ठीक है। तो चलिए, ये तो प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोधकता का मात्रक है। ओम प्रति मीटर किसी का भी मात्रक नहीं है। वोल्ट मीटर भी किसी का भी राशि का मात्रक नहीं होता है। अब देखिए दोस्तों, तो चलिए आप लोग जो सही स्टूडेंट, ये जो भी दोस्त लोग होंगे अपना अपना देख लीजिए कि कौन सही टिक किए थे और कौन गलत किए थे, ठीक है। ओम में लगाए होंगे तो वो दोस्तों विद्युत प्रतिरोध का मात्रक था। देखिए, हम यही नहीं रुकेंगे, हम इसके एक एक चीज का ट्रीटमेंट करेंगे। विद्युत प्रतिरोधकता को इस तरह से सूचित किया जाता है, इसको रो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रो। क्या पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट? रो पढ़ते हैं इस चिन्ह को। रो बराबर हो जाता है R/A/L, ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। आप लोगों के 10th क्लास के सिलेबस में भी ये आता है, लेकिन इसका बहुत सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगली कक्षा में पढ़ना है, लेकिन इसको समझ लेंगे तो बहुत सारा चीज हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोधकता रो बराबर R/A/L होता है। R क्या होता है? तो किसी चालक का प्रतिरोध। A क्या होता है? तो उस चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। L क्या होता है? तो चालक जो होगा उसकी लंबाई होता है, ठीक है। इस तरह से इसका विद्युत प्रतिरोधकता का फॉर्मूला आता है, रो इज इक्वल टू R/A/L। और अगर जो इसके मात्रक निकालने की बात करें कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होगा, तो आप लोग जानते हैं R जो है विद्युत प्रतिरोध है, इसका मात्रक ओम होता है, ठीक है। ओम का चिन्ह इस प्रकार से पड़ता है। A क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है दोस्तों, ठीक है। और बटे में L क्या है? चालक तार की या लंबाई होती है, तो लंबाई का मात्रक मीटर केवल होता है। अब आप लोग इसका सॉल्यूशन करोगे, हम मात्रक निकाल रहे हैं दोस्तों। क्या निकाल रहे हैं? मात्रक। तो ओम से मीटर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, 1 मीटर बच जाएगा। तो ये ओम इंटू मीटर, यानी ओम मीटर आपके पास बच जा रहा है। क्या बच जा रहा है दोस्तों? ओम मीटर आपका जो होगा
इसका आंसर होगा। विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। ठीक है, आप लोग पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख चुके होंगे और यहीं से निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अगर जो R का मान निकालोगे, किसका मान? R का मान निकालोगे तो R निकालोगे तो L भाग में रो के तरफ हो जाएगा गुना में, यानी रो इंटू L, और A जो है R के साथ गुना में तो वो हो जाएगा भाग में। अब इसका मतलब समझिए, R का मान क्या है? प्रतिरोध है। अगर जो रो हटाओगे तो ये बन जाता है समानुपाती का चिन्ह, बराबर हटता है, यहाँ पे आ जाता है किसका चिन्ह? समानुपाती। समानुपाती चिन्ह कहता है कि चालक तार की लंबाई अगर जो बढ़ाओगे तो उसका चालक तार का प्रतिरोध R जो होता है वो भी बढ़ेगा। तार की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये L समानुपाती है और A नीचे चला गया यानी व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, उल्टा मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा प्रतिरोध का मान उतना ही कम होगा। यानी कि आप लोग सुने होंगे मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, तो कारण यही है कि मोटे तार का क्षेत्रफल जो अनुप्रस्थ काट का वो ज्यादा होगा, पतले तार का क्षेत्रफल कम होगा, यानी उसका प्रतिरोध अधिक होगा। तो यहां से बहुत सारे पॉइंट्स हमने देख लिए। चालक तार की लंबाई अधिक होने पर प्रतिरोध अधिक होता है, मोटाई अधिक होने पर प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए, मेरे पास एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने बहुत सारे चीजों का डिस्कशन किया। फिर से आ जाइए इस एक नंबर क्वेश्चन पे। विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर, ध्यान रखिएगा। विद्युत प्रतिरोध पूछता तब उसका मात्रक ओम होता, ध्यान रखिएगा। विद्युत प्रतिरोधकता रो का फॉर्मूला आता है R इंटू ए बटे L। R प्रतिरोध, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, A चालक तार की लंबाई। और अगर जो R निकालोगे तो रो इंटू L बटे A हो जाएगा, और रो को हटाओगे तो समानुपाती का चिन्ह आएगा, और समानुपाती कहता है कि ऊपर L है तो L का मान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ेगा। L यानी चालक तार की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा। A यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी चालक तार की मोटाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा। इसलिए आप लोग सुने होंगे पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है और मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है, उसी से ये निकाला जाता है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग देख चुके हैं। आप अपने अनुसार टिक किए थे और हम एक बता रहे हैं अपने अनुसार, तो दोनों में काफी डिफरेंस लग रहा होगा। ठीक है, जहाँ कहीं भी स्टूडेंट्स आप लोग पढ़े होंगे तो हाँ और यहाँ का तुलना कीजिए, बहुत डिफरेंस नजर आएगा। मेरा लक्ष्य है कि एक एक क्वेश्चन को ट्रीटमेंट करके आप लोगों को सामने रखना, कि जो क्वेश्चन है उसको केवल नहीं रखना, उसके साथ साथ जुड़े हुए अन्य चीजों को भी याद रखना है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, आप लोग सोचे इसका आंसर क्या होगा। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ध्यान से देखेंगे। जिप्सम का रासायनिक सूत्र हम डायरेक्ट बता देते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4.2H2O है। ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं या नोट कर लिए होंगे, और हम यहाँ पे और दूसरा चीज बताने वाले हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaSO4.2H2O है, ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। और इनके जुड़े हुए चीजों को देखते हैं। जिप्सम से ही बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम लवण को 120 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करने पर, जिप्सम है आपके पास, इसको क्या कीजिए 120 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म कर दीजिए, तब जो बनेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला ये है, ध्यान से देख लीजिए इसको, CaSO4.2H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। किसका है दोस्तों? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो है टूटी फूटी हड्डियां जब टूट जाती है तो उस हड्डियों को जोड़ने के लिए शरीर के हाथ पर प्लास्टर लगाया जाता है। ठीक है, एकदम वाइट टाइप का होता है, बहुत ही हार्ड होता है, वही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है, जिसका अनुसूत्र CaSO4.2H2O होता है। ठीक है, ये हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात कर रहे हैं, आप लोग जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो कलम कॉपी निकालें और नोट कर लें। जिप्सम का अनुसूत्र CaSO4.2H2O होता है। और हाँ दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4.2H2O तो ही होता ही है, एक और भी होता है CaSO4
हाफ अगर जो इधर ले जाइएगा तो गुना में जाएगा, तो ऐसे भी होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का CSO4 डॉट हाफ H2O भी होता है, CSO4 का होल 2 डॉट H2O भी होता है। किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जिसका उपयोग टूटी फूटी हड्डियों को मरम्मत करने में और मूर्ति आदि बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए सी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन Na2CO3 डॉट 10H2O है। ये दोस्तों ये अणुसूत्र है धोवन सोडा का। किसका है अणुसूत्र? Na2CO3 डॉट 10H2O, धोवन सोडा। इसी को बोलते हैं वॉशिंग पाउडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉशिंग पाउडर। आप लोग लिख लीजिएगा, वॉशिंग पाउडर इसी को बोलते हैं, धोवन सोडा को ही बोलते हैं वॉशिंग पाउडर। Na2CO3 डॉट 10H2O इसका अणुसूत्र होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं डी नंबर ऑप्शन पर NaHCO3। तो ये डियर स्टूडेंट अणुसूत्र है खाने वाला सोडा का। किसका अणुसूत्र है? खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा का अणुसूत्र है। ठीक है, खाने वाला सोडा का अणुसूत्र है NaHCO3। NaHCO3 खाने वाला सोडा का यूज होता है, ये सूत्र है। खाने वाला सोडा का अणुसूत्र NaHCO3 है। धोवन सोडा का Na2CO3 डॉट 10H2O। H2O क्या है? जल है, और जल का यूज कहाँ किया जाता है? धोने में। तो हो गया धोवन सोडा का क्या? तो Na2CO3 डॉट 10H2O। 10 H2O यानी ऐसे याद रखो ना कि धोने के लिए 10 बाल्टी या बाल्टा पानी की जरूरत होती है। इस तरह से याद रखें। तो धोवन सोडा का में क्या हो गया कि जल रहना तय है तो 10H2O, लेकिन खाने वाला सोडा NaHCO3 होता है, इसमें कोई जल की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और देखिए दोस्तों, खाने वाला सोडा में जब टार्टरिक अम्ल मिला दिया जाता है, कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल मिला दिया जाता है, टार्टरिक अम्ल मिला दिया जाता है, टार्टरिक अम्ल मिला दिया जाता है, तो ये दोनों मिलके बना लेता है बेकिंग पाउडर। क्या बनाता है दोस्तों? बेकिंग पाउडर बनाता है, बेकिंग पाउडर। ठीक है, मुख्य रूप से इसी का यूज हम लोग खाने में करते हैं, बेकिंग पाउडर। ठीक है, केक बनाने में, पाव रोटी बनाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर किसका किसका मिश्रण है? तो खाने वाला सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है बेकिंग पाउडर। आप लोग ध्यान से देख लें। ठीक है, तो मेरे पास क्वेश्चन एक है, लेकिन बहुत सारे इससे हमने चीजों को निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? जिंक क्या है? धातु है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक जब अम्ल है तो धातु और अम्ल के बीच जब अभिक्रिया होती है तो उत्पन्न होने वाला जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस होता है। कौन सा गैस होता है दोस्तों? हाइड्रोजन गैस। आप लोग पढ़े होंगे, धातु जब किसी अम्ल से अभिक्रिया करता है, क्रियाशीलता श्रेणी में वह धातु जो होना चाहिए अम्ल यानी हाइड्रोजन से ऊपर का स्थान होगा, तो रिएक्शन करके लवण बनाएगा। क्या बनाएगा? लवण बनाएगा, और हाइड्रोजन गैस हमेशा मुक्त करेगा। जब धातु और किसी अम्ल की अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है, चलिए तो आप लोग इस क्वेश्चन, ये तो फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र की बात करें तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र H2SO4 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र H2SO4 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को ही अम्लों का राजा कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को ही क्या कहा जाता है? अम्लों का राजा कहा जाता है। और बैटरी अम्ल के नाम से भी सल्फ्यूरिक अम्ल को जाना जाता है। कौन सा अम्ल? बैटरी अम्ल। बैटरी यानी कि जो होता है ना, बैटरी यानी ये चार्जिंग वाला। ठीक है, इन्वर्टर वाला बैटरी जो गाड़ी मोटरसाइकिल ये सब में लाता है, तो उसमें जो होता है बैटरिक अम्ल के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है H2SO4। ठीक है, इसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, धातु और अम्ल, अम्ल कोई भी रहे तो जब अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस से ही मुक्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर आप लोग अपना अपना देख लें कि आप लोग अपना अपना क्वेश्चन का टिक क्या लगाएं, और एक्स्ट्रा जानकारी जो मिल रही है तो आपको मालूम है दोस्तों, तो बहुत बढ़िया है। आप लोगों के गुरुजन बहुत अच्छे से पढ़ाए होंगे। ठीक है, और आप लोग मेहनत से भी पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी किसी तरह का तो कोई दिक्कत है तो आप कॉपी कलम निकाल के बैठे होंगे। ठीक है, और इन चीजों को नोट करते जाएं जो हमने यहाँ पर चीजों को बताया हुआ है।
बेकिंग पाउडर के बारे में बताया कि खाने वाला सोडा टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है, खाने वाला सोडा NaHCO3 होता है, धोवन सोडा Na2CO3.10H2O। धोने के लिए जल चाहिए, कितना जल? 10 बाल्टी जल, ऐसे याद रखो। CaSO4.2H2O जिप्सम है, और जिप्सम को जब 120 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अनुसूत्र CaSO4 का Hal2.H2O या CaSO4.12H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही अनुसूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज जो होता है टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है और इससे मूर्तियों बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे जगहों पे देखे होंगे मूर्ति एकदम व्हाइट कलर में बने रहेंगे सीमेंट के जैसा, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? सर्वाधिक चालकता किसकी होती है दोस्तों? तो चांदी है। आप लोग ध्यान रखें, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, यानी विद्युत धारा को जो है पूरा पूरा प्रवाहित होने दे देता है। ठीक है, तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, चांदी होता है, ध्यान रखिएगा। चांदी का बात करें तो इसका संकेत Ag होता है, परमाणु संख्या 47 होता है दोस्तों, चांदी की बात करें। और अदर ऑप्शन की बात करें तो लोहा, इसका संकेत Fe होता है। ठीक है, और लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है। क्या होता है? लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है। स्कैंडियम याद कर लेते हैं थोड़ा सा, कहीं कंफ्यूजन नहीं है। स्कैंडियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, लोहा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, लोहा, बिल्कुल सही है, 26 है। नाइक्रोम जो है धातु, ये धातु है ही नहीं, ये मिश्र धातु है दोस्तों। नाइक्रोम क्या है? मिश्र धातु है। आप लोग ध्यान से सुन लें, नाइक्रोम धातु है ही नहीं, ये तो मिश्र धातु है। तो मिश्र धातु है तो ये कौन कौन सा होता है मिश्र धातु? तो नाइक्रोम में लोहा होता है, क्रोमियम होता है, ठीक है, लोहा, क्रोमियम और निकेल होता है। ठीक है, निकेल होता है, लोहा, क्रोमियम, निकेल होता है। और कहीं कहीं पर मैग्नीज भी इसमें मिला होता है, कहीं कहीं पर देखोगे तो मैग्नीज भी इसमें मिला करके आंसर देता है। ठीक है, लेकिन मुख्य जो होता है लोहा, क्रोमियम, निकेल। ठीक है, नाइक्रोम, नाइक्रोम एक मिश्र धातु, यह धातु नहीं है ना तो अधातु है, ये एक मिश्र धातु है, यानी कई सारे धातु अधातु को मिला करके नाइक्रोम बनाया जाता है। नाइक्रोम का यूज विद्युत हीटर के तार के रूप में किया जाता है। आप लोग अगर जो विद्युत हीटर देखे होंगे तो उसमें नाइक्रोम रहता है। ठीक है, या फिर आयरन करने वाला जो मशीन है, इस्त्री जिसे कहते हैं, ठीक है, इस्त्री करने वाला, आयरन करने वाला, तो उसमें भी नाइक्रोम का यूज किया जाता है। और कई सारे होते हैं जो कि उसमें बहुत ज्यादा लाइट खोजने के लिए नाइक्रोम तार का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहां से मेरे पास ये हो गया। और रबर क्या है? रबर तो अधातु है, वो तो विद्युत का कुचालक है। ध्यान से याद रखिएगा, विद्युत हीटर में कौन तार रहता है? तो नाइक्रोम रहता है, ध्यान रखिएगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? विद्युत धारा जब प्रवाहित होता है तो वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसकी खोज हमारे महान वैज्ञानिक ऑर्स्टेड ने किए थे। किसने किया था? ऑर्स्टेड ने किया था। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था दोस्तों? ऑर्स्टेड नामक वैज्ञानिक ने किए थे। विद्युत धारा जब किसी चालक तार से धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक तार के चारों ओर आंशिक रूप से कहीं ना कहीं चुंबक जैसा प्रभाव उत्पन्न होता है। चुंबक जैसे चीजों को अपनी ओर खींचता है, उसी तरह विद्युत धारा भी अपनी ओर खींचता है। इसकी व्याख्या किसने किया था? तो ऑर्स्टेड ने किए थे। ठीक है, ध्यान रखिए। ऑर्स्टेड का प्रयोग दिखाया जाता है कि भाई कंपास सुई, क्या ध्यान से नाम सुने, कंपास सुई जब किसी चालक तार के नजदीक लाया जाता है तो कंपास सुई हिलने लगता है। ठीक है, कब? जब उससे विद्युत धारा, चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तब। तो इससे प्रवाहित पता चलता है कि अच्छा, चालक तार से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, कंपास सुई इसी सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, तो विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, इसका खोज किसने किया था? ऑर्स्टेड ने। और देखिए, कंपास सुई इसी के प्रयोग पर काम करता है। कहीं भी जब बिजली का चेक इन वगैरह करने आता है, मोटर वोटर कहीं सारे जगहों पे जो होता है ना, दीवार में बना दिया जाता है, दीवार में खोद खाद के मोटर को छुपा दिया जाता है। जो लाइन पर चलने वाला मोटर होता है, सबमर्सिबल, ठीक है, उसको भी छुपा दिया जाता है। फिर भी इलेक्ट्रीशियन कैसे खोज लेते हैं? जो बिजली विभाग के अधिकारी होते हैं, वो कंपास सुई को लाते हैं, घर में पूरी जगह सब जगह पे लाइन दे देते हैं। ठीक है, हर एक चीज का स्विच का लाइन दे देते हैं, दीवार में सटाते जाएंगे दोस्तों।
और सटाते जाते हैं, उसमें कंपास सुई लगा रहता है। जहां कंपास सुई हिलने लगा दीवार में तो लोग समझ जाते हैं अच्छा इसके अंदर कुछ ना कुछ विद्युत धारा से संबंधित इलेक्ट्रिक वायर है, और वहीं पर पकड़ा जाता है कि अच्छा इसके अंदर मोटर छुपा हुआ है क्या, जो भी छुपा रहता है। ठीक है, तो अस्टड ने इसको खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में और की बात करें दोस्तों तो फैराडे। फैराडे कौन है, तो विद्युत मोटर का नाम सुने होंगे। विद्युत मोटर जो होता है, विद्युत जनित्र की बात नहीं कर रहे दोस्तों, विद्युत मोटर। ठीक है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो फैराडे जो सिद्धांत दिए थे उन्हीं के सिद्धांत पर काम करता है फैराडे। ठीक है, फैराडे के सिद्धांत पर विद्युत मोटर का काम करता है। और एक चीज, विद्युत अपघटन का नाम सुने होंगे। विद्युत अपघटन एक अभिक्रिया भी है जिसमें विद्युत धारा जब प्रवाहित किया जाता है, उसमें विद्युत अपघटन में 2 इलेक्ट्रोड होता है, एक एनोड एक कैथोड होता है। ठीक है, एनोड पर हमेशा धन आवेश होता है, कैथोड पर हमेशा ऋण आवेश होता है। और जब जल का विद्युत अपघटन कराया जाता है तो हाइड्रोजन गैस एनोड पर मुक्त होता है और ऑक्सीजन गैस कैथोड पर मुक्त होता है। सारा क्रिया कराया जो था फैराडे का ही था। किसका था, फैराडे का। तो विद्युत अपघटन से भी संबंधित इन्होंने नियम दिया, केमिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। और विद्युत मोटर संबंधित भी इन्होंने नियम दिया जो कि फिजिक्स से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और आगे बात करें तो एम्पियर एक वैज्ञानिक थे जो विद्युत धारा को खोज किए थे। ये बोल सकते हैं विद्युत धारा का जो मात्रक है एम्पियर, इन्हीं के नाम पर रखा गया एम्पियर। ये एक वैज्ञानिक भी थे, ऐसा ना सोचें कि ये केवल मात्रक ही था। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर नाम के वैज्ञानिक पर रखा गया। बोर की बात करें तो बोर ने जो है परमाणु मॉडल दिया था। इसके बारे में जो है विश्लेषण जो है 9th क्लास में आता है, नहीं तो आप लोग अब 11th में पढ़ेंगे बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है, तो बोर जो थे किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे अवस्थित होता है उसका परमाणु मॉडल दिए थे बोर। ठीक है, तो चारों ऑप्शन के बारे में जानकारी रखे, ये नहीं कि आंसर हो गया चलो भाई आगे चलो, नहीं। इस तरह से पढ़िएगा तो नाम मात्र का आप केवल पढ़ाई कीजिएगा और बाकी सबों का गहन अध्ययन आपका नहीं हो पाएगा, बेसिक जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। ध्यान रखें, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज अस्टड ने किए थे और इन्हीं के सिद्धांत पर जो है चुंबकीय सुई, ये कंपास सुई बनाई जाती है। फैराडे जो थे विद्युत मोटर का सिद्धांत दिए थे। ठीक है, और ये जो है विद्युत अपघटन का सिद्धांत दिए थे। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। बोर परमाणु मॉडल दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6ठा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, कौन सबसे अभिक्रियाशील धातु है, तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है, तो ऐसे तो अगर जो पूरे क्रियाशीलता शरीर में बात करें तो सोना जो है सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होता है। कौन, सोना, गोल्ड, Au जिसका संकेत होता है। ध्यान से सुने दोस्तों, डायरेक्ट अगर जो पूछा जाए सबसे कम क्रियाशील धातु कौन है तो वो सोना है, और सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन है तो वो पोटेशियम है। पोटेशियम जिसका संकेत K होता है, परमाणु संख्या 19 है। ठीक है, फिर भी हम देखेंगे, चलिए इसमें से कौन है, इसमें तो सबसे कम क्रियाशील अभिक्रियाशील धातु सोना है ही नहीं, तो फिर मेरा आंसर क्या होगा, तो इसके लिए आप लोग याद रखना क्रियाशीलता श्रेणी का हम घटता क्रम लिख देते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम है। ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, लेड, ठीक है, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, चांदी, सोना। ठीक है, याद रखिएगा, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, चांदी, सोना, और भी बहुत सारे हैं। हम केवल इंपॉर्टेंट तत्वों को ही लिखे हुए। पोटेशियम जो है सर्वाधिक क्रियाशील धातु है, सोना जो है सबसे कम क्रियाशील धातु है। ध्यान से देखें दोस्तों, तो पोटेशियम सबसे पहले, ये है धातुओं की क्रियाशीलता का घटता क्रम। ठीक है, पोटेशियम सर्वाधिक क्रियाशील धातु है और सबसे कम क्रियाशील धातु कौन है, सोना है तो धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी, लेकिन इसमें एक हाइड्रोजन अपवाद है जो कि अधातु है, फिर भी इसको रखा गया। चलिए वो सब बाद में विश्लेषण हो सकता है, और कोई क्वेश्चन आएगा तो और देखेंगे। यहाँ पर आ जाइए, निम्नलिखित में सबसे कम क्रियाशील अभिक्रियाशील धातु कौन है, तो जो इन ऑप्शन में जो सबसे बाद में आएगा वही सबसे कम क्रियाशील धातु होगा। देखते हैं, एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम जो है यहाँ पे है। जिंक से भी कम क्रियाशील, ये एल्युमिनियम से कम क्रियाशील जिंक है क्योंकि वो उससे नीचे भी है।
और उससे कम आपका लोहा, लोहा देखिए यहाँ पर है और मैग्नीशियम देखिए यहीं पर है। तो सबसे दूर जो बैठा हुआ है, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, लोहा हो गया, मैग्नीशियम हो गया। तो सबसे बाद में कौन आ रहा है? लोहा है। तो यहां पर जो सबसे कम क्रियाशील धातु होगा वो लोहा होगा। परमाणु संख्या लोहा का 26 है, ठीक है, संकेत Fe देख रहे होंगे। एल्यूमिनियम की बात करें तो परमाणु संख्या 13 होता है, द्रव्यमान संख्या 27 होता है, आप लोग जानते होंगे। जिंक की बात करें तो परमाणु संख्या 30 होता है। मैग्नीशियम की बात करें तो परमाणु संख्या 12 होता है, ठीक है। मैग्नीशियम याद करें, मैग्नीशियम से जुड़ा बायोलॉजी का एक क्वेश्चन आता है, वो भी प्रकाश संश्लेषण से संबंधित। प्रकाश संश्लेषण में जो क्लोरोफिल होता है ना, कौन होता है? क्लोरोफिल। उसमें कौन सा एकमात्र धातु पाया जाता है? तो ये मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, मैग्नीशियम 12 वाला धातु पाया जाता है। क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मैग्नीशियम 12, याद रखिएगा, ठीक है। वो आएगा बायोलॉजी को क्वेश्चन, अगर जो भेटा गया तो फिर तो उसका ट्रीटमेंट होगा ही, उसके लिए निश्चित रहिए। निम्नलिखित में सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है? तो वो लोहा है। आप लोग देख सकते हैं लोहा का स्थान सबसे नीचे है, सबसे बाद में है। ऐसे अगर जो डायरेक्ट पूछा जाएगा सर्वाधिक क्रियाशील धातु तो वो पोटेशियम और सबसे कम सोना, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग देखें तो मेरे पास लोहा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कार्बन की परमाणु संख्या है। कार्बन का संकेत C होता है, आप लोग जानते होंगे। परमाणु संख्या इसका 6 है, ठीक है। कार्बन C होता है, परमाणु संख्या 6 है, द्रव्यमान संख्या इसका 12 होता है, ठीक है। कार्बन के जितने भी यौगिक बनते हैं सब सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। कार्बन के यौगिक जो होते हैं सहसंयोजक यौगिक होते हैं, सहसंयोजी बंधन बनाते हैं, ठीक है। तो सहसंयोजी यौगिक हो गया। चलिए ध्यान रखिएगा, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। 8 किसका होता है? तो 8 ऑक्सीजन का होता है। 9 किसका होता है? तो फ्लोरीन का होता है। 8 जो होता है ऑक्सीजन का, 9 होता है फ्लोरीन का और 11 होता है आपका सोडियम का। चलिए, और कार्बन का है तो वो 6 होता है। इधर का क्वेश्चन हो गया। 7 क्वेश्चन हमने देखा, बहुत अच्छे से मेरे ख्याल से होने चाहिए। सारे क्वेश्चन को हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे चीजों को हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि समय का अभाव है, और कभी क्वेश्चन आएगा तो वो हम देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन पे आए, विद्युत मोटर परिवर्तित कर दे। देखिए विद्युत मोटर आ गया। विद्युत मोटर की देन किसका है? फैराडे का। फैराडे का देन है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करता है? फैराडे का सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो विद्युत मोटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को, ध्यान से देखिए, विद्युत मोटर, सॉरी यांत्रिक ऊर्जा को नहीं, विद्युत मोटर यानी जो घर में पंखा वगैरह लगा होता है वो विद्युत मोटर ही होता है। तो पंखा वगैरह करता क्या है? आप लोग स्विच दबाते हैं, लाइन उसमें जाता है, यानी गया विद्युत धारा, और वो क्या देता है? हवा देता है, ऊर्जा देता है। तो वो यंत्र यांत्रिक ऊर्जा हो गया, ठीक है। हवा वगैरह कैसी ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा के रूप में आता है। तो हमने लाइन दिया विद्युत मोटर में जो पंखा में लगा हुआ है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। कौन? विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, याद रखिएगा। और बाकी ऑप्शन की बात करें, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो यह याद रखना, विद्युत जनित्र बदलता है। कौन बदलता है दोस्तों? विद्युत जनित्र, या इसी को हम लोग बोलते हैं जनरेटर, जनरेटर बोलते हैं, ठीक है। या इसी को बोलते हैं डायनेमो। क्या बोलते हैं? और डियर स्टूडेंट, डायनेमो भी इसी को बोला जाता है, ठीक है। तो विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है विद्युत जनित्र करता है, ठीक है। विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर नहीं, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उसी को जनरेटर बोलते हैं, उसी को डायनेमो भी बोलते हैं। और देखिए, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत, हाँ ये देखिए, ये आपको बदलता है कौन? विद्युत सेल या बैटरी, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। टॉर्च वगैरह में यूज होता है, या इन्वर्टर वगैरह में यूज होता है बैटरी, या इसी को बोलते हैं क्या? सेल बोलते हैं, ठीक है। सेल इसी को बोला जाता है। तो याद रखिए, रासायनिक ऊर्जा, बैटरी आप लोग देखते हो टॉर्च उर्च में रहता है, उसमें करंट कहीं अलग से नहीं डालना पड़ता है, उसमें बहुत सारा केमिकल वगैरह भरा रहता है, और उससे जब स्विच वगैरह तार उड़ जोड़ करके जलाते हैं बल्ब तो जल जाता है, तो उससे विद्युत धारा निकला रहता है। उसमें केमिकल यानी रासायनिक ऊर्जा है, मिलता है हमें करंट यानी विद्युत ऊर्जा मिल रहा है, ठीक है। और ये C नंबर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, तो ऐसा मेरे ख्याल से कोई भी यंत्र नहीं है दोस्तों
जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, आप लोगों को मालूम है अगर जो सी नंबर की विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो कमेंट बॉक्स बना गया है, उसमें आप लोग कमेंट जरूर करें। ठीक है, मेरे ख्याल से विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाला कोई मशीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होता है। त्रिआबंध यानी कि ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे रहेगा त्रिआबंध। ठीक है, वो कौन सा यौगिक है, कौन सा सामान्य सूत्र वाला इसमें तत्व है, ये क्रियाशील मूलक है, ये बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखें दोस्तों, तो क्या बोला है, हम एक एक चीज देखेंगे। क्या है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ध्यान से समझिए। हाइड्रोकार्बन कुल मिला के 4 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो हाइड्रोजन और कार्बन के बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन 4 प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा यही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तीसरा जो होता है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, चौथा जो होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। फिर से सुने, पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तीसरा एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, चौथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, ध्यान से देखें तो त्रिआबंध वाला इसमें से कौन है, तो देखिए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कील है। ध्यान से समझे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो ये जो एल्काइन है ये त्रिआबंध वाला यौगिक बनाता है। कैसा आबंध वाला, त्रिआबंध वाला। और यही जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वाला है जिसमें एल्काइन में त्रिआबंध बनता है। एल्कीन भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का ही यौगिक है, होता है, लेकिन इसमें द्विआबंध बनता है। क्या बनता है, डबल बॉन्ड, द्विआबंध इस तरह से बनता है एल्कीन में। ठीक है, लेकिन यहाँ त्रिआबंध है तो वो एल्काइन में बनता है, और एल्केन में जो होता है सिंगल बॉन्ड बनता है, एकल बंधन। ठीक है, हम इसके अनुसूत्र, ये सामान्य सूत्र की बात करें, ये भी आई है सामान्य सूत्र, याद रखिएगा। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। डियर स्टूडेंट, किसका, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इसमें हमेशा हर जगह पे सिंगल बॉन्ड, एकल बंधन ही होता है। और एल्केन का ही जो यौगिक होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है। ये असंतृप्त की बात कर रहा था, जबकि एल्केन जो होता है वो संतृप्त होता है। ठीक है, पहला एल्केन का सदस्य यौगिक जो है वो मेथेन है, CH4। मेथेन को ही मार्स गैस बोलते हैं। मेथेन जो होता है धान की खेतों में दलदली वाले स्थानों पे उत्पन्न होता है। गाय भैंस जब जुगाली करते हैं, यानी भोजन को जब बैठकर चबाते हैं, तो उनके मुंह से भी मेथेन गैस ही उत्पन्न होता है। ठीक है, तो एल्केन का वो प्रथम सदस्य, और एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सदस्य होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड हमेशा पाया जाता है। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 है। एल्कीन की बात करें तो एल्केन से 2 हाइड्रोजन परमाणु हट जाता है तो एल्कीन बन जाता है, यानी सीधी सी बात CnH2n होता है एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n। एल्कीन में जो होता है कहीं ना कहीं 2 कार्बन परमाणु बीच डबल बॉन्ड हमेशा रहेगा, और जिस भी कार्बनिक यौगिक में कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। कैसा हाइड्रोकार्बन होता है, असंतृप्त होता है। जहां भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है तो वो हाइड्रोकार्बन तो है, लेकिन वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। और एल्काइन का बात करें तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। क्या होता है, CnH2n-2 होता है। एल्काइन के जितने भी यौगिक है कहीं ना कहीं कार्बन कार्बन के बीच त्रिआबंध रहता है, और ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का यौगिक है। एल्कील की बात करें, एल्कील है, एल्कीन नहीं, एल्कील है। एल्कील का सामान्य सूत्र होता है डियर स्टूडेंट CnH2n+1। क्या होता है, CnH2n+1 होता है, ध्यान रखिएगा। एल्कील जो होता है वो कहां से उत्पन्न होता है, तो एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा दीजिए तो एल्कील बन जाता है। देख रहे हो, इसमें +2 है, इसमें +1 है, एक वो हटा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कील, सामान्य सूत्र इसका एकदम घोट जाइए, बढ़िया से याद कर लीजिए, कहने का मतलब हुआ। ठीक है, बहुत ही यूजफुल है। एल्केन CnH2n+2, एल्कीन CnH2n, एल्काइन CnH2n-2, एल्कील CnH2n+1 होता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक, किसका, एथेनॉल है। ये क्या है, एथेनॉल। ठीक है, जिसे इथाइल अल्कोहल कहते हैं। सामान्य सूत्र, अनुसूत्र क्या होता है इथाइल अल्कोहल का,
तो अनुसूत्र होता है इथाइल अल्कोहल का C2H5OH। क्या होता है? C2H5OH ये एथेनॉल का सूत्र है, जिसे हम लोग इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, जो शराब होता है, जिसको शराबी लोग पीता है। ठीक है, तो इसमें देख रहे होगे OH आ गया, तो एथेनॉल का क्रियाशील मूलक जो होता है वो OH होता है। ठीक है, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक OH होता है, जो अल्कोहल ग्रुप का है। किसका? ये अल्कोहल ग्रुप का है। किसका है दोस्तों? अल्कोहल ग्रुप का है। ठीक है, और बाकी ऑप्शन की बात करें तो CHO जो है दोस्तों एल्डिहाइड का है। किसका है? एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक है CHO। COOH की बात करें तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। किसका है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का है COOH। CO की बात करें तो ये कीटोन का है। किसका है दोस्तों? कीटोन का है। ठीक है, तो यहां पर से देख ले, OH अल्कोहल का हो गया, उसी में से आता है इथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल, अनुसूत्र C2H5OH। CHO की बात करें तो वो एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक है। COOH की बात करें तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक है। CO की बात करें तो वो कीटोन का क्रियाशील मूलक है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। और अगर जो इसके सामान्य सूत्रों की बात करें तो अल्कोहल का सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n+1OH होता है। CnH2n+1OH हो सकता है दिखने में प्रॉब्लम है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अल्कोहल का सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n+1OH होता है। ये अल्कोहल का सामान्य सूत्र हो गया। उसी तरह से जैसे एल्केन का था CnH2n+2, उसी तरह से एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र होता है D-N CnH2n+1 ये +1 यहाँ पे रहेगा, CnH2n+1 CHO होता है। किसका? एल्डिहाइड का होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है CnH2n+1 COOH होता है। किसका? कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। कीटोन की बात करें तो इसका हो जाता है CnH2n+1 CO फिर CnH2n+1 होता है। ये होता है कीटोन का। तो ठीक है, हमने सामान्य सूत्र लिख दिया हुआ है सबका, आप लोग कॉपी रखे हुए हैं, कलम से नोट करें एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोमाटा के खुलने या बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? स्टोमाटा का जब खुलता है बंद होता है, तो स्टोमाटा होता क्या है? हरी पत्तियां, पेड़ पौधे में जो पत्तियां होते हैं उसके निचले तह पर महीन महीन छोटे छोटे नंगी आंखों से नहीं दिखाई देने वाले छिद्र होते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या? स्टोमाटा, या हिंदी में स्टोमाटा को बोलते हैं रंध्र। ठीक है, स्टोमाटा इंग्लिश शब्द है, हिंदी शब्द है रंध्र। ठीक है, स्टोमाटा के द्वारा ही पेड़ पौधे जो होते हैं वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, और यहां तक कि उनसे जो जल निकलता है यानी वो H2O जो निकलता है, ठीक है, बाष्पोत्सर्जन के दौरान, वो भी स्टोमाटा से ही पेड़ पौधे निकालते हैं। किससे? स्टोमाटा से या रंध्र से। ठीक है, तो यह स्टोमाटा रंध्र है क्या? तो पत्तियों के निचले तह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों को ही स्टोमाटा या रंध्र कहते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बहुत ही उपयोगी होता है। तो बात है कि स्टोमाटा जो है ना, खुलता भी है, बंद भी होता है। ठीक है, जब उसे प्रकाश संश्लेषण करना होता है तो स्टोमाटा खुलता है, ऑक्सीजन गैस, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है और बहुत सारे काम करता है। जो भी लेता है या देता है तो उसमें एक विधि होता है, उस विधि का नाम है विसरण विधि। ठीक है, स्टोमाटा जो भी गैस लेगा या देगा, चाहे जलवाष्प ही दे बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के दौरान, तो वो विसरण विधि से ही ये सब काम करता है। तो बात है कि ये खुलता है या बंद होता है, किस पर निर्भर करता है? द्वार कोशिकाओं की स्फीति पर। स्फीति नहीं लिखा है, ऐसे द्वार कोशिकाओं की स्फीति आती है, द्वार कोशिकाओं की स्फीति आती है दोस्तों। ऑप्शन में नहीं लिखा है, हम लोग बुक देख रहे हैं। हाँ, बुक देखिए, हम दिखा देते हैं। हम बुक इसका प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, ये बुक नहीं, मॉडल पेपर है, आप लोग ध्यान से देख लें। ये मॉडल पेपर है, इसी से हम मैथ भी बता रहे हैं, इसी से हम साइंस भी बता रहे हैं। और ये क्वेश्चन हम क्यों, यही वाला हम क्यों मॉडल सेट प्रेफर किया, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा इंटरनेट पर आधारित मॉडल पेपर मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए नोट। ठीक है, ये बताया गया है, इसीलिए हम इसको प्रेफर कर रहे हैं। ये
बिहार सरकार द्वारा बनाया गया है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर बिहार सरकार का मोहर भी लगा हुआ है। चलिए, तो द्वार कोशिकाओं की स्फीति पर स्टोमाटा के खुलना या बंद होना निर्भर करता है। और बाकी बात करें तो सहचर कोशिकाएं कोई खास नहीं होती है। चालनी नलिकाएं क्या होती है, तो चालनी नलिकाएं आप लोग सुने होंगे, संवहन उत्तक दो प्रकार के होते हैं, पेड़ पौधे में पाए जाते हैं। एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम का काम होता है कि जल को जड़ द्वारा ग्रहण करके पेड़ पौधे के पेड़ के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, पत्तियों टहनियों तक पहुंचाना। तो जाइलम जो ये काम करता है वो चालनी नलिकाओं की सहायता से करता है। ठीक है, चालनी नलिकाओं की सहायता से जाइलम जल को खींचता है और पेड़ के सभी भागों में पहुंचाता है। ठीक है, जाइलम ये करता है। मूल रोम कौन है, तो मूल रोम जड़ में पाए जाने वाले महीन महीन, ठीक है, रोए होते हैं जिसको मूल रोम कहते हैं। जाइलम जो होता है मूल रोम के सहारे ही जल को खींचता है और जड़ में ग्रहण होने के बाद उसको चालनी नलिकाओं द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। जाइलम ये काम करता है। ठीक है, निम्न में वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, तो वृक्क है, वृक्क यानी कि किडनी। ठीक है, जिसको हम लोग गुर्दा भी कहते हैं। वृक्क यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में किडनी, और इसको हम लोग कभी कभार गुर्दा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गुर्दा। इसकी रचनात्मक क्रियात्मक इकाई जो है नेफ्रॉन है। क्या है दोस्तों, नेफ्रॉन है। वृक्क का सबसे छोटा से छोटा हिस्सा जो बनाने में रचनात्मक एवं क्रियात्मक का मतलब यही होता है कि किस छोटे से छोटे भाग से मिलकर बनता है, तो नेफ्रॉन होता है। होता क्या है, वृक्क में लंबी शाखित जो रचनाएं होती है वो नेफ्रॉन कहलाती है। ठीक है, प्रत्येक वृक्क, मनुष्य में वृक्क की संख्या 2 होता है। प्रत्येक वृक्क में 10,000 लगभग नेफ्रॉन छोटे छोटे पाए जाते हैं। ठीक है, उसी से मिलकर पूरा बनता है वृक्क। वृक्क की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। ठीक है, नेफ्रॉन को शायद क्या कहते हैं, वृक्क नलिका कहते हैं हिंदी में। ठीक है, नेफ्रॉन इंग्लिश शब्द है लेकिन आता है नेफ्रॉन ये हर जगह पे, हिंदी होता है वृक्क नलिकाएं। न्यूरॉन क्या होता है, यहाँ पे न्यूरॉन होना चाहिए, न्यूरॉन। ठीक है, तो देखिए तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र वह सिस्टम होता है जिसके द्वारा हमारे शरीर का सारा समन्वय एवं नियंत्रण होता है। समन्वय मतलब क्या हमें बोलना है, क्या आप कुछ खाना है, किसको क्या उठाना है, क्या करना है, हाथ किधर घुमाना है, किधर नहीं घुमाना है, ये सब समन्वय कहलाता है। पूरा कंट्रोल मस्तिष्क करता है, और मस्तिष्क में बहुत सारी तंत्रिकाएं तंत्र निकली होती है, पूरे शरीर में फैला होता है। तंत्रिका तंत्र की सबसे तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई पूछता तो वो न्यूरॉन होता। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, न्यूरॉन। लेकिन यहाँ पे वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई तो वो नेफ्रॉन है। ग्लोमेरुलस क्या है, तो ग्लोमेरुलस जो होता है वृक्क जो होता है ना, रक्त को छानने का काम करता है, वहीं से मूत्र वगैरह अलग होता है। ठीक है, तो वृक्क द्वारा जब रक्त को छानने का काम होता है तो उसके कई चरणों में काम संपन्न होता है, जिसमें से एक चरण ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन आता है। ठीक है, तो ये उसके अंदर का हिस्सा में होता है, वृक्क के अंदर के हिस्सा में होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ठीक है, और भी कई सारे सिस्टम होता है। नीले की बात करें, नीले जो होता है आपका हृदय से संबंधित होता है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठक में बटा हुआ है, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां नीले, बायां नीले। ठीक है, तो ये जो नीले होता है वो हृदय से संबंधित है। इसका काम होता है हृदय में रक्त को लाना और ले जाना, ये सब काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेन क्वेश्चन, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन। वही फिर से बोलते हैं तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई रहता तो न्यूरॉन होता। तो हम सारा क्वेश्चन का आंसर बता दिया दोस्तों। भले ही मेरे पास क्वेश्चन की संख्या 12 है, लेकिन आप लोग इसे देखे होंगे, ऐसा फील किए होंगे हम यहाँ पे 50 से कम क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं किए। ठीक है, सब क्वेश्चन अगर जो आप लिखे होंगे एक एक क्वेश्चन को, जिसको जानते थे भी और जिसको नहीं जानते थे भी, तो कुल मिला के 50 क्वेश्चन तो जरूरी पूरा हो गया। और इसी तरह से क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लगातार कराते रहेंगे। तो जो भी दोस्त लोग पहली बार वीडियो को देखें, उम्मीद करते हैं उनको एकदम मजा आया होगा, और जो रेगुलर है तो वो तो रेगुलर है ही, उनको कुछ कहना ही नहीं है। तो प्लीज सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बढ़िया से मिलान कर ले कि आपका आंसर क्या सही था, मेरा आंसर क्या सही है।